हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतरीन वीडियो पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में, यानी कि जीव विज्ञान। देखिए बच्चों, जीव विज्ञान में आपका जो सिलेबस है उसमें कई सारे यूनिट हैं। क्या है बच्चों? यूनिट। अब इन यूनिट्स के अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं। अब ये जो आपकी यूनिट है वो आपकी 4 से 5 यूनिट है। उन यूनिट्स के अंदर आपके कई सारे चैप्टर्स के हैं। अब बच्चों, जो आपके चैप्टर हैं, इन चैप्टर्स के अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं। अब बच्चों, इन सभी चीज़ों को हमें तैयार करना है, यानी कि हमें सभी यूनिट भी पढ़ लेनी है और यूनिट के अंदर जो भी हमारे चैप्टर्स हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। और सबसे मेन बात, हमें जो तैयार करना है वो हमारे टॉपिक्स हैं, यानी कि हमें इतना जो है तैयार करना है। अब इतना कुछ सिलेबस है, इसमें आपको कैसे पता चलेगा हमें सर किस चैप्टर के किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन यूनिट के किस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, किस टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो आज बच्चों वही काम हम आपका आसान करेंगे। बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन इधर उधर का वो पढ़ते रहते हैं जो सिलेबस में नहीं है और बोर्ड के पेपर में भी नहीं आता है। तो आज हम आपको जो टॉपिक बताने वाले हैं, अगर आपने इतने तैयार कर लिए ना तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करोगे। वैसे आपको कम से कम ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, आपको इससे ज़्यादा ही पढ़ना है। अगर आप हमें कमेंट करके बता दोगे तो मैं आपको इससे ज़्यादा भी सिलेबस पढ़ा दूंगा। अन्यथा आप अगर इतना पढ़ लेते हो सफिशिएंट है, आप आसानी से अच्छा स्कोर कर जाओगे, मैं गारंटी लेता हूं। बस आपको सारे टॉपिक तैयार होने चाहिए, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि हमारे जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन। देखिए यहाँ पर पुष्पीय पादप, पुष्पीय मतलब पुष्पों से बात की जा रही है, यानी कि फ्लावर से बात हो रही है, फ्लावर फूल से, यानी कि फूल के बारे में इस पूरे चैप्टर के अंदर बात की गई है। ठीक है, तो आपने जब 11th पढ़ा था, 11th में आपने कई सारे टॉपिक इसके पढ़ लिए थे। जीव जगत आपने पढ़ा था, उसमें मोनेरा प्रोस्टिटा कवक प्लांटी एनिमिलिया वगैरह टॉपिक जो आपने पढ़े थे, उन सभी टॉपिक में आपने यहाँ तक के आवृत बीजी अनावृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म तक आपने पढ़ लिया था। अब वहीं से जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं यानी कि आवृत बीजी जो होते हैं, वहीं का एक टॉपिक आता है, उसी में आते हैं पुष्पीय पादप। उस पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, इस टॉपिक चैप्टर जो है, जो हमें 12th में बोर्ड में भी पूछा जाएगा, इसमें पढ़ना है। इसमें जो टॉपिक हमें पढ़ने वो आप ध्यान से देख लीजिए। एक टॉपिक इसमें आता है पुष्प की संरचना। सबसे पहले आपको फ्लावर जो है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके कितने पार्ट होते हैं, कितने स्त्री केसर कौन सा होता है, पुंकेसर कौन से होते हैं, इन सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। साथ साथ आपको लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब बच्चों इनके बारे में आपको पता होगा, अगर इन पर बाई चांस आपके बोर्ड एग्जाम में डिफरेंट यानी कि अंतर लिखने को आ जाते हैं, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में क्या अंतर होते हैं, और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप लिख सके होगे। यानी कि लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कैसे होता है वह सारा प्रोसेस आपको पता हो जाएगा। और बच्चों आपको पढ़ लेना है परागण। परागण क्या होता है? देखिए परागकण जो है, देखिए एक टॉपिक होता है परागकण। देखिए परागकण जो है इसको पोलन ग्रेन कहते हैं, पोलन ग्रेन। परागकण जो है अलग बात है। और ये बच्चों परागण एक क्रिया होती है। परागण की क्रिया में क्या होता है, जो भी परागकण होते हैं पराग कोश से वो निकलते हैं और क्या होते हैं, वो मादा के जो मादा जननांग होता है, वर्तिकाग्र होता है, वहां तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को हम परागण कहते हैं, यानी कि परागकणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम परागण कहते हैं। और परागकण पोलन ग्रेन जो है वो नर युग्मक उसमें बनते हैं। ठीक है, अगला बच्चों आता है भ्रूण पोष। देखिए बच्चों, भ्रूण पोष जो होता है ये त्रिगुणित संरचना होती है, 3N स्ट्रक्चर होता है भ्रूण पोष। और एक आपका आता है भ्रूण कोष। अब आपको भ्रूण कोष जो है वो एक हैप्लॉइड होता है, यानी कि सिंगल एन होता है। तो आपको भ्रूण कोष का विकास और भ्रूण पोष का विकास तीनों आपको तैयार कर लेना है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। आप जब पढ़ोगे तो ये सारे फल पढ़ना। दोहरा निषेचन, दोहरे निषेचन की जो खोज किसने की थी? नवासिन ने की थी। किस पर की थी? लीलियम और फ्रिटलेरिया में की थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इतने मिनिमम टॉपिक जो है आपको इस चैप्टर के तैयार करना है। ठीक है, अगला बच्चों हमारा चैप्टर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव में जन्म। इसमें नर और मादा जनन तंत्र आपको तैयार कर लेना है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। साथ ही शुक्र जनन की प्रक्रिया आपको आर्तव चक्र, रजोदर्शन, मासिक चक्र, बाह्य भ्रूण कलाएं, और आपको सारे टॉपिक जो हैं इनके सारे टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। रजोदर्शन, मासिक चक्र, आर्तव चक्र क्या होते हैं, इसमें आप एक टॉपिक और तैयार कर लेंगे
इसमें नहीं, वो आगे आएगा, ठीक है। इस चैप्टर में आपको इतना तैयार कर लेना कम से कम, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अगला आपका चैप्टर आता है जनन स्वास्थ्य। देखिए जनन स्वास्थ्य जो चैप्टर है इसमें आपको जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हैं और इनका हम निवारण कैसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला आता है पुरुष नसबंदी, जिसको हम वैसेक्टोमी कहते हैं, मादा नसबंदी और जिसको हम ट्यूबेक्टोमी, यानी कि ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी हर साल लगभग पूछे जाते हैं, आप इनको तो जरूर तैयार कर लेंगे, ठीक है। सगर्भता का चिकित्सीय समापन, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसका शॉर्टकट एम से मेडिकल लिया गया, ट्रांसमिशन से टी लिया गया और प्रेगनेंसी से पी लिया गया, MTP इसको शॉर्ट में कहते हैं। और आपको बोर्ड एग्जाम में MTP हिंदी में मिल सकता है लिखा हुआ, MTP क्या होगा, हिंदी में लिखा होगा MTP, तो आपको समझ जाना है। अब ये सारे कुछ शॉर्टकट हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना, ZIFT, GIFT, AIIT, AIT, ICST, IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस, IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ लेना है। बहुत बड़े टॉपिक हैं, यानी कि इनकी डिफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आपको इनके बारे में पूछा जरूर जाएगा। चांस है कि इनमें से कोई ना कोई जरूर पूछा जाएगा। उसमें IUD IVF के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी कि ZIFT के बारे में भी पूछा जाता है। अब बच्चों एवं संचारित रोग जो होते हैं, यानी कि जो सेक्स के द्वारा जो होने वाले रोग हैं, इनको भी आपको पढ़कर जाना है बोर्ड एग्जाम में, यानी कि एवं संचारित रोग क्या होते हैं, ठीक है। अगला बच्चों आपका चैप्टर आता है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। देखिए वंशागत तथा विविधता के जो सिद्धांत हैं, इसमें आपको जीन पढ़ना है, जीन क्या होते हैं, फिर आपको पढ़ना है जीनोम क्या होते हैं, फिर जीन प्रारूप और संकर आदि को पढ़ लें। ऐसे इसमें जो और संकरण जो है ये टॉपिक जो है इनको पढ़ लेना। फिर बच्चों आपको पढ़ना है मेंडल के नियम। मेंडल के कुल 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम। तीनों नियम को अच्छे से पढ़कर जाना। फिर बच्चों लिंग निर्धारण, इसमें मनुष्य में लिंग निर्धारण, पक्षियों में लिंग निर्धारण आपको जरूर पढ़ लेना है, साथ साथ आपको मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है बच्चों। अगला आता है आनुवंशिक विकार, यानी कि जो आनुवंशिक रोग होते हैं। फिर बच्चों आपको क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लेना, यानी कि गुणसूत्र के बारे में, ठीक है। फिर गुणसूत्र में विकार कैसे होते हैं, गुणसूत्रीय विकार, आनुवंशिक विकार होते हैं, गुणसूत्रीय विकार होते हैं, और रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में भी पढ़कर जाना, ठीक। तो इस चैप्टर के अंदर इतने टॉपिक हैं। अगला चैप्टर देखिए, अगला जो हमारा चैप्टर है वंशागत जो होता है उसका आणविक आधार, ठीक। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसके चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो भी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा ही आते हैं। देखिए DNA का सचित्र वर्णन जो वाटसन और क्रिक ने दिया था, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल, वो आपको तैयार कर लेना विद डायग्राम, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने की, ग्रिफिथ का जो रूपांतरण प्रयोग था उसको आपको तैयार कर लेना। हर्शे और चेज जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वमान्य रूप से प्रमाणित कर दिया कि था कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है। पहले क्या होता, सभी साइंटिस्ट में डिबेट चल रही थी, यानी कि बहस चल रही थी। कोई कह रहा था RNA आनुवंशिक पदार्थ है, कोई कह रहा था DNA आनुवंशिक पदार्थ है, कोई कह रहा था प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसमें डिबेट चल रही थी, लेकिन जो आप लास्ट में हर्शे और चेज आए, इन्होंने सर्वमान्य रूप से प्रमाणित कर दिया था कि आनुवंशिक पदार्थ DNA ही। कैसे प्रमाणित किया वो मैंने आपको पढ़ा रखा है, अन्यथा आप तैयार कर सकते हो, ठीक। अगला बच्चों आता RNA के बारे में पढ़ना, राइबोसोमल RNA, ठीक है। RNA राइबोसोमल RNA पढ़ेगा, tRNA पढ़ेगा, mRNA, जो भी RNA के बारे में आते हैं आपको इनके बारे में पढ़ लेना है, ठीक। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी आपको पढ़ लेना। फिर tRNA का क्लोवर पत्ती मॉडल आता है, tRNA जो है इसका क्लोवर लिप पत्ती मॉडल आता है, वो भी आपको पढ़ लेना है। ये tRNA का क्लोवर लिप पत्ती मॉडल जो है बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया। देखिए DNA फिंगरप्रिंटिंग हर साल लगभग पूछा ही जाता है, किसी न किसी 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ऑब्जेक्ट में। देखिए DNA की खोज जो थी वो किसने की थी, DNA की जो बच्चों खोज है, तो बच्चों जो DNA था इसकी खोज जो थी एक वैज्ञानिक थे एलेक्स जेफरी, उन्होंने DNA फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी, ठीक है। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी, 2 वैज्ञानिक थे, बिडल और टाटम ने दी थी एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। यानी कि कोई एक विशिष्ट जीन होता है, किसी एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। आप इसको पढ़ लेना, एक जीन एंजाइम परिकल्पना, इसमें जो भी टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला बच्चों आता है एवोल्यूशन, यानी कि विकास के बारे में। विकास वाला आपका जो चैप्टर, इसमें कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको आपको पढ़ लेना है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में आपको सिद्धांत वगैरह पढ़ लेना है। और फिर विकास के जो प्रमाण मिले उनके बारे में, हार्डी-विनवर्ग का एक सिद्धांत था उसके बारे में, और मानव का उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में, बस और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव स्वास्थ्य तथा रोग जो है एक काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। रोग पढ़ लेना है। फिर रोग के प्रकार, यानी कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, रोग होते कि, देखिए रोग क्या होते हैं, आप कोई शरीर स्वस्थ है उसमें कोई एक रुकावट पैदा हो जाती है, बुखार आ जाता है, तो आप उस शरीर में स्वस्थ नहीं रह पाते। यानी कि शरीर के नॉर्मल काल में जो बाधा पैदा होती है उसे ही हम रोग कहते हैं। अब रोग देखिए आनुवंशिक रोग भी हो सकते हैं, उपार्जित रोग भी हो सकते हैं, रोग संक्रामक भी होते हैं, असंक्रामक भी होती है। आप रोग के बारे में पढ़ेंगे, उपार्जित रोग और आनुवंशिक रोग। उपार्जित रोग 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक असंक्रामक, ठीक है। इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना। साथ साथ आपको एक चीज़ भी पढ़ लेना,
इनके 2 से 3 एग्जाम्पल भी आपको याद कर लेना है, यानी कि जीवाणुजनक, विषाणुजनन और प्रोटोजोन। देखिए बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोन कि इनके द्वारा होने वाले 2 से 3 रोगों को आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है, एग्जाम्पल याद कर लेना है, यानी कि जीवाणुओं के द्वारा कौन सा होता है, विषाणुओं के द्वारा कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोन के द्वारा कौन से होते हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आए कि कोई 3 जीवाणुजनित रोगों के नाम लिखिए तो आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? इस तरीके से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए अब इसमें देखिए इसी वाले चैप्टर के अंदर आपको कैंसर हो गया, एड्स हो गया, एक्यूराइड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, प्रतिरक्षा और ड्रग, नशीले पदार्थ, इन सभी टॉपिक को आपको पढ़कर जाना है सारा चैप्टर। ठीक, अगला बच्चों आपका चैप्टर आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म, यानी कि मानव के जो कल्याण होता है, यानी कि मानव के जीवन में उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म जीव, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। देखिए घरेलू उत्पादों में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है, कैसे होता है इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर औद्योगिक उत्पाद होते हैं, ब्रेड वगैरह बनती है, इनमें सूक्ष्म जीवों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, ईस्ट का, यानी कि सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। किण्वित पेय हो गया, प्रतिजैविक हो गए, बायोगैस और जैव उर्वरक, इन सभी टॉपिक को आपको तैयार कर लेना, बढ़िया से पढ़ लेना। अभी आपके पास 4 से 5 महीने, 1 महीना या 15 दिन आपके प्रैक्टिकल में भी निकल जाएंगे। अभी जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम आपको पढ़ लेना। देखिए जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है, इसके बारे में आपको, इसके बारे में यानी कि टिप्पणी आपको पढ़ लेनी है थोड़ी वो, ठीक है, ऊपर इसको पढ़ लेना है। फिर आपको पढ़ लेना RDNA के बारे में, यानी कि रिकम्बिनेंट DNA, यानी कि पूरे जो DNA जो होती है इसकी तकनीकी क्रियाविधि क्या होता है, ठीक है, इसका सारे स्टेप पढ़ लेना। फिर प्लाज्मिड और वेक्टर के बारे में पढ़ लेना, आनुवंशिक इंजीनियरिंग और PBR 322, इन सभी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ लेना है। P जो है प्लाज्मिड से लिया गया, B बॉलिवर से लिया गया, R रोड्रिगेज से लिया गया और 322 जो है बच्चों इसका क्रमांक नंबर है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? अगला देखिए बच्चों, अगला हमारा जो चैप्टर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। देखिए जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, इसमें सबसे पहला टॉपिक है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग है, यानी कि जब कृषि है इसमें जैव प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग है, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग है, इंसुलिन का निर्माण कैसे होता है, जीन चिकित्सा क्या होती है, पारजीनी जंतु क्या होते हैं, पारजीनी फल क्या होते हैं जो भी बनते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ लेना है। अब देखिए ये जो है सारे टॉपिक, इन सभी टॉपिक में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो क्या बताऊं, सभी इम्पोर्टेंट है। ऐसा मान लीजिए आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, इसके आसपास के जो भी टॉपिक मिले वो आपको पढ़ लेने, लेकिन इनसे कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अगला आता है जीव और समष्टियाँ। जीव और समष्टियाँ जो हैं इसमें देखिए जीव और पर्यावरण के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे जीव तथा उनके बीच की पारस्परिक जो क्रियाएँ होती रहती हैं, ठीक है, इनके बारे में परपोषता और आपकी परजीविता, इनके जो भी क्रियाएँ हैं इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। जलोद्भिद पौधों में अनुकूलन और लवणोद्भिद पौधों में अनुकूलन, प्रवासन, समष्टि और मृत्यु दर, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ लेना है। फिर एक चैप्टर आता है पारितंत्र। ठीक है, इस पारितंत्र चैप्टर के अंदर जैसे उत्पादकता हो गया, अपघटन हो गया, ऊर्जा प्रवाह और पारिस्थितिक पिरामिड, इन सभी टॉपिक को आपको पढ़कर ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, और साथ साथ आपको बीटी फसलों के बारे में भी पढ़ लेना है। तो बच्चे 12 चैप्टर जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट लगते हैं, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते रहते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। इन 12 चैप्टर को आपको तैयार कर लेना है। और आपका बायोलॉजी का जो पेपर आता है 70 मार्क्स का, कितने नंबर का आता है? 70 मार्क्स का, उसमें से आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बस आपको सारे टॉपिक तैयार कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना। ठीक है बच्चों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है किसी भी सब्जेक्ट को रिलेटेड, वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हमारे पास डायरेक्टली DM कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अन्यथा अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा तो उसको मैं वीडियो बनाकर आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।